हम फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर के आ गए हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको पॉज नहीं कीजिएगा। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं, ये सब माइंड मैप्स का क्लास अभी चल रहा है, रेगुलर माइंड मैप्स का क्लास चलेगा। चलिए, तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 2 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो YouTube चैनल में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। क्या नाम है? वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या क्या है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो वाटर रिसोर्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। पहला पढ़ेंगे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वाटर स्कार्सिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। फिर हम लोग देखेंगे वाटर रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिड्यूस ऑल्सो। उसके बाद देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर हम लोग देखेंगे वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया और वाटर मैनेजमेंट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करना है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट रिवर्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से। तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होता है? जिसको मल्टी मतलब बहुत सारे पर्पस से यूज किया जाता है। क्या क्या के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग? बिजली बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, पानी को इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, पानी को हम लोग नहाने धोने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद वहां पे हम लोग मछली पालन के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पर्पस से हम लोग पानी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या कह रहा है। अब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इज अ मैसिव प्रोजेक्ट व्हिच सर्व्स अ वैरायटी ऑफ पर्पस। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो होता है वो एक मैसिव प्रोजेक्ट होता है, बहुत बृहद बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो बहुत सारी चीजों को फुलफिल करता है। जैसे आपका फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को कंट्रोल करता है। अगर आपका बड़ा सा बना हुआ रहेगा डैम वगैरह, जैसे आपका छड़वा डैम, जैसे आपका दामोदर डैम है, तो उस प्रकार से कोई भी बड़ा सा डैम जो भी बना रहेगा, है ना, तो वो बाढ़ को कंट्रोल करेगा। क्या क्या करेगा? पहला बाढ़ को कंट्रोल करेगा, फिर आप वहां पे मछली का पालन कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं उस पानी से, इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हैं और सॉइल कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स क्या क्या करता है? सॉइल का कंजर्वेशन करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करता है, पानी पटाने में काम आता है, फिश ब्रीडिंग में काम आता है और फ्लड को कंट्रोल करने में काम आता है। समझ रहे हैं? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स जो है वो एक मैसिव प्रोजेक्ट्स होता है जो बहुत सारे पर्पस, बहुत सारी चीजों को फुलफिल करता है, सर्व करता है। फ्लड को कंट्रोल करने में, मछली को पालने में, सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए और सॉइल को कंजर्वेशन करने के लिए, ये सब चीज में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वाटर स्कार्सिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। कैसे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, पानी की कमी के बारे में पढ़ेंगे और प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं, बचा सकते हैं हम लोग वाटर पोल्यूशन से। वाटर पोल्यूशन से कैसे हम लोग बच सकते हैं? देखिए, वाटर स्कार्सिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। पानी की कमी क्यों होती है? बहुत सारा कारण है। जब हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वाटर का, मान लीजिए हमको स्नान करने के लिए 1 बाल्टी पानी का जरूरत है, वहां हम नल खोल दिए और नहा रहे हैं, 1 बाल्टी के जगह में 10 बाल्टी पानी बर्बाद हो रहा है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पानी की बर्बादी हुई, है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है ज्यादा यूज कर देना, जितना जरूरत है उससे ज्यादा।
अब नहाने के लिए बाल्टी में भी तो पानी लेकर के नहा सकते हैं, तो वहां पे पानी कम खपत होगा। तो वही कह रहा है वाटर स्कार्सिटी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, पानी की कमी है ना, वाटर स्कार्सिटी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, पानी को ज्यादा यूज करने से होता है। एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस, उसके बाद ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, एक्सेसिव यूज करेंगे तो भी होगा। उसके बाद पानी हर जगह पे एक समान मात्रा में नहीं है, कहीं ज्यादा पानी है कहीं कम है, तो उसके वजह से भी वाटर स्कार्सिटी है। जैसे आप अगर चले जाएंगे राजस्थान वगैरह साइड में, तो उधर जो है सो आपका मरुस्थल वाला एरिया है, वहां पानी की कमी है। वही आप मासिक ग्राम चले जाएंगे तो वहां पानी बहुत है, तो इसके वजह से भी पानी की कमी होती है, वाटर स्कार्सिटी होता है। वाटर स्कार्सिटी का क्या क्या कारण है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेस यूज, उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी हर जगह एक जैसा समान नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उसके वजह से भी पानी की कमी होती है। चलिए अगला है टॉपिक हमारा, हाँ इसी में एक और है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। हम लोग वाटर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है सो इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कोलैबोरेशन के साथ क्या किया है? has been monitoring water quality of national aquatic resources at 507 stations, 507 स्टेशंस पे पानी के क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। किसके द्वारा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। किसके कोलैबोरेशन से? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कोलैबोरेशन से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पानी के क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। किस लिए? एक्वाटिक रिसोर्सेज के लिए, नेशनल एक्वाटिक रिसोर्सेज के लिए मॉनिटर किया जा रहा है कि क्या पानी का क्वालिटी सही है या नहीं है ना। चलिए फिर है हमारा वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज। पानी को हम लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेस्ट वाटर, जैसे मान लीजिए हम लोग एक लगाते हैं, मान लीजिए आरओ, तो आरओ का जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम लोग कपड़ा धोने में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या करता है लोग, उसको छोड़ देता है बहने के लिए, सब बह के बर्बाद हो जाता है ना। तो क्या कहता है? वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड यूजिंग वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने का, उसको ट्रीट करने का, उसको रीयूज करने का एक अच्छा जो है सो क्या है? माध्यम है, अच्छा प्रोसेस है वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज, है ना। इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड यूजिंग वाटर, वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने का, उसको ट्रीट करने का और यूज करने का अच्छा तरीका है। पार्टिकुलरली फ्रॉम म्युनिसिपैलिटीज, पार्टिकुलरली कहां से? म्युनिसिपैलिटी से, जहां पे पानी की ज्यादा कमी होती है। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, म्युनिसिपैलिटीज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से। द रिसाइकल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन और इंडस्ट्रियल पर्पसेस। अब रिसाइकल वाटर को हम लोग कहां यूज कर सकते हैं? अब वो पानी को पीने में तो यूज नहीं करेंगे, उसको खेती करने में यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल पर्पस से, उद्योग धंधा में हम लोग यूज कर सकते हैं। एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पस, घर में भी पीने के लिए नहीं यूज करेंगे, कपड़ा धोने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। इफ प्रॉपर्ली ट्रीटेड, अगर इसको अच्छा से ट्रीट किया जाता है तो, ठीक है। तो यही कह रहा है कि वाटर को हम लोग रिसाइकल और रीयूज करके भी पानी को बचा सकते हैं, है ना। वेस्ट वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं, कहाँ? उद्योग, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को हम लोग कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं? तो बड़ा बड़ा गड्ढा खोद के हम लोग स्टोर कर सकते हैं। रेन वाटर जब वर्षा होती है तो उसको हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पानी का जो है सो कमी होते जा रहा है, पानी की स्कार्सिटी होते जा रही है और डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए जरूरी है रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रखना, रेन वाटर को इकट्ठा करके रखना, है ना, उसको बचा के रखना। इट सप्लीमेंट्स
the domestic water environment during summers and long dry spells। अब इसका सप्लीमेंट जो है सो डोमेस्टिक घर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, गर्मी के सीजन में पानी की कमी होती है ना, उस समय यूज कर सकते हैं। कॉमन टेक्निक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर कंस्ट्रक्शन ऑफ percolation pits, digging and refilling of dug wells and trenches, roof water collected in the tanks below the ground, and on the rooftops, building of check dams on small rivers and streams etc। अभी पानी को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं वो बता रहा है। हम लोग जो है सो टंकी बना सकते हैं घर में, और उस टंकी में छत से जो पानी गिरेगा रूप से उसको स्टोर करके रख सकते हैं, डैम वगैरह में स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। कहाँ दिया हुआ है डैम में, देखिए कहाँ का ग्राउंड वाटर को आप जो गिरता है उसको आप छोटा छोटा डैम बना करके, रिवर बना करके, स्ट्रीम्स में, है ना, इस सब में आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, कुआं खोद दीजिएगा, वहां भी पानी आपका स्टोर होकर के रहेगा। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया से आप वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको जो है सो वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अगला है वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। पानी के, भारत में पानी के संसाधन में बता रहा है वाटर रिसोर्स के। वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। विश्व का जो पूरा विश्व का जो सतह वाला एरिया का वाटर है, सतह मतलब समझ रहे, पानी दो प्रकार से पाया जाता है, एक सतह में और एक जमीन के नीचे, है ना। एक अंडरग्राउंड वाटर होता है और एक सरफेस वाटर होता है। सरफेस वाटर जैसे आपका नदी में जो पानी हो गया, या समुद्र में हो गया, तालाब में हो गया, सब सरफेस वाटर हो गया, जमीन के ऊपर ही है। और एक होता है अंडरग्राउंड वाटर, जैसे आप बोरिंग करवाते हैं, है ना, तो बोरिंग करवाते हैं तो जमीन के नीचे से खुदाई करके आप पानी निकाल रहे हैं, तो वो हो गया आपका अंडरग्राउंड वाटर। तो कहता है कि वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया अकाउंट्स 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। विश्व के टोटल सरफेस एरिया का 2.45% वाटर जो है वो इंडिया में है, और 4% वाटर संसाधन टोटल, विश्व का टोटल वाटर रिसोर्स की बात करें तो उसका 4% सिर्फ भारत में है। विश्व के टोटल वाटर रिसोर्स का 4% सिर्फ भारत में है, और सरफेस वाला एरिया का बात करेंगे तो 2.45% जो है सो सरफेस वाटर भारत में है पूरा विश्व का। और अगर हम जनसंख्या का बात करें तो 16%, है ना, 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व के जनसंख्या का 16% भारत में है। समझ गए यहां तक? अगला है वाटर मैनेजमेंट। It refers to efficient management and conservation of surface and groundwater resources. It involves prevention of runoff and storage and recharge of groundwater through various methods। क्या करता है ये, क्या चीज को रेफर करता है? Efficient management and conservation of surface and groundwater resources, है ना। ये रेफर करता है पर्याप्त मात्रा में हम लोग जो है सो क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। कौन सा पानी? ग्राउंड वाटर रिसोर्स को। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स को कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, इफिशिएंट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को रेफर करता है। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड्स। बहुत सारे मेथड से हम लोग इसको जो है सो रिचार्ज कर सकते हैं, और बहुत सारे मेथड से हम लोग इसको बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वाटर्स मैनेजमेंट के बारे में। अब चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर्स की ओर। अगला चैप्टर हमारा है एग्रीकल्चर। ये चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर। थर्ड चैप्टर अभी हम लोग देखें। थर्ड चैप्टर हमारा क्या था? वाटर रिसोर्स। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है अगला चैप्टर? एग्रीकल्चर। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग मेजर क्रॉप्स,
अब क्रॉप्स जो है सो 3 प्रकार का होता है। एक फूड क्रॉप्स होता है जिसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा बेवरेज क्रॉप्स होता है जिसको हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, और तीसरा नॉन फूड क्रॉप्स होता है जिसको उत्पादन तो करते हैं लेकिन खाते नहीं है, अन्य किसी यूज के लिए करते हैं। जैसे कॉटन का हम लोग कॉटन का उत्पादन करते हैं, रबर का उत्पादन करते हैं, जूट का उत्पादन करते हैं। तो जरूरत तो उसकी ही पड़ती है लेकिन उसको हम लोग खाते नहीं है। तो ये 3 प्रकार का क्रॉप जो है सो उगाया जाता है। हाँ, अब उसके बाद है क्रॉपिंग पैटर्न। अब पैटर्न माने क्रॉप कितने सीजन में उगाया जाता है, तो 3 ठो पैटर्न है। क्रॉपिंग पैटर्न कितना है भारत में? 3 ठो है। एक है आपका रबी क्रॉप्स, दूसरा है खरीफ क्रॉप्स, और तीसरा है जेड क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को हम लोग रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जेड क्रॉप्स। कौन कौन सा क्रॉप्स है स्टूडेंट्स? रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जेड क्रॉप्स। 3 ठो क्रॉप्स है ना, रबी, खरीफ और जेड। अब रबी क्रॉप्स जो है वो आपका अक्टूबर से दिसंबर महीना में लगाया जाता है, और देखिए दिया हुआ अप्रैल से जून में काटा जाता है। इसको हम लोग विंटर क्रॉप भी कह सकते हैं। फिर आपका हो जाए खरीफ क्रॉप्स, ये हम लोग बरसात के मौसम में लगाया जाता है, इसको हम लोग रेनी क्रॉप्स भी कह सकते हैं। और एक होता है जेड क्रॉप्स, ये गर्मी के सीजन में होता है, इसको हम लोग समर क्रॉप्स भी कह सकते हैं। इसमें ज्यादातर फल उगाया जाता है ना, फल जो है सो जेड क्रॉप्स का ही नहीं आता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और एक होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव मतलब जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है, हर जोतेंगे बैल से, है ना, तो उसमें काफी समय लग जाएगा। उसके बाद इन साल जो हम खेती किए वही वाला धान को रखेंगे और उसी को फिर हम अगला साल लगाएंगे, वो हो गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अरे हो गया इंटेंसिव, मतलब इरादा है ज्यादा से ज्यादा कमाना। अब इसमें हम क्या करेंगे? हाइब्रिड वाला दाना लगाएंगे, वो पुराना वाला दाना नहीं रखेंगे, उसमें जो उत्पादन कम होता है ना। तो हो गया इंटेंसिव मेथड ऑफ फार्मिंग। उसके बाद एक होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग हो गया जो सिर्फ बिजनेस पर्पस से उगाया जाता है ना। फिर है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ये आपका हो गया क्रॉप्स में आपका, है ना, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 1 2 3 4 प्रकार है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में फार्मिंग 3 प्रकार में है आपका, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्या है? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें भी देखेंगे हॉर्टिकल्चर वगैरह के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए हम लोग एक एक टॉपिक को देखते हैं ध्यान से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स।